इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रेप दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट दर्दनाक हॉरेंडस एक्सपीरियंसेस में से एक है। शायद सारी उम्र भी कम पड़े इस पेन को ओवरकम करने के लिए। आइए आज इसे मिलके समझते हैं कि क्या सिचुएशंस होंगी, कहाँ इसकी जड़ें होंगी कि एक रेपिस्ट को प्रोड्यूस कर देती हैं। More than a week after the FIR and the shocking gang rape of a 17-year-old girl. An accused online predator in Prince George's County is now behind bars, facing a whole slew of charges. रेप एक वर्ल्ड इशू है और इसके बारे में एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर विक्टिम्स इसकी रिपोर्ट नहीं करना चुनते हैं। इस फैसले के कई प्रोबेबल कारण हैं, जैसे कि अक्सर रेपिस्ट को एक बहुत ही क्लोज जानने वाला होता है जिस पे विक्टिम बहुत भरोसा करता है। उसकी अपनी शर्मिंदगी, विक्टिम शेमिंग, रेपिस्ट से बदले की कार्रवाई या रेपरकशन का डर, यहाँ तक कि इस बात का डर कि विक्टिम की अपनी खुद की फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। इसके अलावा रेप के खिलाफ इंडिया ही नहीं, ज्यादातर देशों के लॉज इनसफिशिएंट, इनकंसिस्टेंट और नॉट रेगुलरली इन्फोर्स्ड होते हैं। ये विक्टिम को कन्विंस कर देते हैं कि पुलिस या लॉ को शामिल करने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा और बहुत मामलों में वास्तव में चीजें बेहतर होने के बजाय खराब हो सकती हैं। विक्टिम की चुप्पी का कारण चाहे जो भी हो, इसका असर ये होता है कि ज्यादातर केसेस में रेप की रिपोर्ट बहुत कम दर्ज की जाती है। आई वॉज लिटरली शॉक टू नो यूएस, जो कि वर्ल्ड की टॉप डेवलप्ड, एजुकेटेड, अवेयर कंट्री है, में यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल 9% रेपिस्ट पर मुकदमा चलता है और केवल 3% ही जेल में समय बिताते हैं। यानी 97% रेपिस्ट फ्री घूमते हैं। ज्यादातर रेपिस्ट सजा से बच जाते हैं, इवन इन द यूएस। ज्यादातर स्टडीज एंड रिसर्च या कॉन्वर्सेशन जो भी होता है वो रेप विक्टिम्स, उनकी फैमिली, उनकी सिचुएशंस पे ही फोकस्ड होता है। हम क्यों एंड रिजल्ट की बजाय रूट कॉज को नहीं देखते? रेपिस्ट पे हम क्यों नहीं गौर करते ताकि इसकी जड़ तक पहुंचा जा सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रेपिस्ट की मानसिकता को समझने की हम क्यों ज्यादा फोकस नहीं देते? क्यों एक इंसान रेप जैसी हिनियस एक्ट को अंजाम देता है? क्या साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फिजिकल रीजंस होते होंगे दैट अ ह्यूमन रिजॉर्ट्स टू रेप? थोड़ी और स्टडी की इस पे तो इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स निकल के आए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन प्रोड्यूसिंग अ रेपिस्ट। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक स्टडी के हिसाब से 10 कॉन्विक्टेड रेपिस्ट से इंटरव्यूज किए गए जो कि अब जेलों या साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में हैं। तो उससे पता चला कि वो सभी एज ग्रुप, वैरायटी ऑफ सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। यानी कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के नहीं है। अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, वेरी एजुकेटेड भी हैं, इलिटरेट भी हैं। विक्टिम अक्सर रेपिस्ट या उस व्यक्ति को पहले से जानता है ज्यादातर केसेस में, यानी कि उन पे भरोसा करते हैं। ऐसे सोशल रेप के ज्यादातर केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। इन कॉन्विक्ट्स के मेन रीजंस फॉर रेपिंग थे फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन या एक्चुअल उनको कोई रिजेक्शन मिला हो, इमोशनल इनसिक्योरिटी एंड इमेच्योरिटी, ब्रूटैलिटी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी जब वो बच्चे थे तो उन्होंने कुछ मार पीट या कुछ इमोशनल फिजिकल ब्रूटैलिटी एक्सपीरियंस की थी। उसमें से कई ऐसे थे जो इमोशनली अनलविंग या स्टेराइल होम्स या एनवायरनमेंट से आए थे, यानी ऐसा घर जहां बच्चे का एक्सपोजर हर तरीके की जिंदगी के अच्छे बुरे एस्पेक्ट से ना होता हो। प्रोफेसर शेरी हैम्बी, जो कि एक रिसर्च प्रोफेसर है ऑफ साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ इन द यूएस स्टेट ऑफ टेनेसी, उनके हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट इज नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटरेस्ट, यानी सेक्सुअल इंटरेस्ट या सेक्सुअल संतुष्टि के बारे में नहीं है, बट लोगों पर हावी होने के बारे में अधिकता, उन पे डोमिनेशन स्टैब्लिश करना। इसके अलावा एंटोनिया एबी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं एट वेन स्टेट यूनिवर्सिटी इन डेट्रॉइट, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट पे रिसर्च की और उनके हिसाब से रेपिस्ट अक्सर ऐसे मिथ अपने दिमाग में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक रेपिस्ट ये सोचता है कि अगर कोई फीमेल उनको ना कह रही है तो वो एक्चुअली में हाँ बोलना चाहती है और बस उनके साथ एक खेल खेल रही है, उनको चैलेंज दे रही है, उनको एक चुनौती दे रही है।
ये रेपिस्ट अक्सर ही महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखते हैं जो पुरुषों की सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए हैं। एबी ने ये कोट किया जब वो एक रिपीट रेप ऑफेंडर का इंटरव्यू ले रही थी कि वो बोल रहा था, आई फेल्ट एज इफ आई हैड गॉटन समथिंग दैट आई वॉज एंटाइटल्ड टू एंड आई फेल्ट आई वॉज रिपेइंग हर फॉर सेक्सुअली अराउजिंग मी। इस आदमी ने अपने दोनों रेपों के एक्सपीरियंस को पावरफुल, टिटिलेटिंग एंड वेरी एक्साइटिंग बताया। शेरी ने अपनी रिसर्च में यह भी कंक्लूड किया कि कुछ कल्चर्स में पेट्रियार्की एंड डोमिनेंस को इनह्यूमन तरीके से व्यक्त किया जाता है, जिससे फीमेल्स को मेल से हीन या इंफीरियर रूप में देखा जाता है। इससे फीमेल्स के लिए एग्रेशन का टारगेट होना इज वेरी इजी, बड़ी आसानी से वो मेल एग्रेशन का टारगेट हो जाती हैं। ऐसे कल्चर्स में मेल्स की कल्चरल अपब्रिंगिंग या ट्रेनिंग का हिस्सा होता है अपनी फीलिंग्स या कम्युनिकेशन को लूज करना। ये मेल्स नहीं जानते कि अपनी फीलिंग्स से कैसे निपटे और इससे भी बदतर वो दूसरों की फीलिंग्स की बस परवाह ही नहीं करते हैं। शेरी ने अपनी रिसर्च में ये कंक्लूड किया कि सेक्सुअल असॉल्ट यानी रेप इज नॉट अबाउट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और सेक्सुअल इंटरेस्ट बट मोर अबाउट डोमिनेटिंग पीपल, यानी कि लोगों के ऊपर अपना डोमिनेंस, आधिपत्य स्थापित करने के बारे में ज्यादा है रादर देन सेक्सुअल नीड्स। जो रिपीट रेप ऑफेंडर्स हैं उनमें नार्सिज्म के ट्रेट्स, लक्षण पाए जाते हैं। अपने रेप विक्टिम्स को ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना उनका मोटिव होता है। वो विंडिक्टिव एंड एग्रेसिव होते हैं क्योंकि इनका मानना है कि उन्हें महिलाओं पर सेक्सुअल असॉल्ट करने की अनुमति है, क्योंकि रेपिस्ट को ये फील हो रहा है कि ही इज बीन हर्ट, रिजेक्टेड और रॉन्ग बाय दिस पर्टिकुलर वुमेन जो उसकी विक्टिम है, या इन पास्ट वुमेन ने उसको रॉन्ग किया है। एज मदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, हम फीमेल्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने भाइयों, बेटों को बचपन से ऐसे ग्रूम करें, ऐसे माहौल घरों में क्रिएट करें कि शुरू से ही मेल्स फीमेल को एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट ना अज्यूम कर लें। एक ग्रोइंग एंड डेस्परेट डिमांड है मेल्स को एंगेज करने की, उन्हें फीमेल्स के साथ अपने रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म करने की। सोशल नॉर्म और इनइक्वल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें। मुंबई की एक संस्था इस काम पे पिछले 26 से भी ज्यादा सालों से लगी हुई है। मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज, मावा एक एनजीओ है। ये एनजीओ इन्वॉल्व करती है बॉयज एंड मेन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस इश्यूज पे उन्हें ट्रेन करती है। सिंस 1993 इस एनजीओ ने खास करके यंग मेन इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज में उनको इंगेज करके उनके साथ कॉन्वर्सेशंस किए अराउंड सेक्सुअल हेल्थ, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड जेंडर सेंसिटिव बिहेवियर। इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स करी, एक मैगजीन निकालती है, स्ट्रीट प्लेस, फिल्म फेस्टिवल और बहुत से अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे मेंटरिंग प्रोग्राम्स। मावा कोशिश कर रही है इनकी सोच में जेंडर स्टीरियोटाइप्स कंस्ट्रक्शन जो मैस्कुलिनिटी का है वो मेन और बॉयज में वो जो एक पेट्रियार्कल एंड वायलेंट एटीट्यूड है उसको चेंज करने की। They want to explore the role of men as partners and key stakeholders rather than see them as villain. According to Mava, the real enemy is patriarchy, not men. Sexual assault is an inexcusable act of violence and a criminal offense. Unfortunately, बहुत से victims social और family repercussions से बचने के लिए चुप रह जाते हैं, जबकि उनके रेपिस्ट दूसरे शिकार की तलाश में फ्री घूमते रहते हैं। आइए इसकी जड़ें काटने की शुरुआत हम सब मिल के करते हैं। होप यू लाइक द वीडियोज़। आपके अगर इस बारे में कोई विचार हैं, कुछ आप एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।